नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन आने में हफ्ता भर रह गया है, तो प्रीमिक्स सीरीज से हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। फटाफट से 5 एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं पॉलिटी गवर्नेंस की। आज मैं आपके लिए जो 5 क्वेश्चन लेके आया हूं वो हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है और आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से थोड़ा आइडिया ले लीजिए कि आपके बेसिक्स कितने हद तक अभी तक क्लियर हैं, बट थोड़ा बहुत विद ट्विस्ट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस आई विल आल्सो आस्क। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, पॉज कीजिए स्क्रीन को। जो लोग नए देख रहे हैं, जिन्होंने पहले प्रीमिक्स का वीडियो नहीं देखा है, सिंपल आइडिया है, एक एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आता जाएगा, आप उसे क्विज की तरह आंसर करें और साथ के साथ मैं उसका आंसर सोल्यूशन आपको यहाँ पे बता दूंगा, सब चंगा रहेगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। The right to form cooperative societies is now part of fundamental right to freedom under Article 19। ये भी सही है। आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस के अंदर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी शब्द को ऐड किया। इसका मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत के अंदर बनाना यह आपका फंडामेंटल राइट है, ध्यान रखिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिकली एक ऐसी वॉलंटरी एसोसिएशन को कहते हैं जो एक साथ इकट्ठे आते हैं और एक कॉमन इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल इंटरेस्ट को साथ लेके चलते हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज भारत के अंदर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर की जाती हैं। आपको ये भी पता होगा कि साल 2021 में अलग से एक मिनिस्ट्री भी बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसके मिनिस्टर अभी अमित शाह जी। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 चीजें की गई। एक, अलग से एक नया पार्ट ऐड किया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाने और उनके अंदर रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस करवाने और उनकी मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा 19(1)(c) के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, कोऑपरेटिव शब्द ऐड भी किया गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने के लिए स्टेट को भी एनकरेज किया गया। स्टेट यानी कि द गवर्नमेंट। 2021 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है राजेंद्र शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर। यहां पे जो ये अमेंडमेंट्स किए गए थे उनके खिलाफ ये चैलेंज ये होता है कि देखो सर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और सिर्फ वही कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट करती हैं, यानी एक ही स्टेट में नहीं बल्कि मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट करती हैं, सिर्फ उन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड सेंटर कानून बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसीलिए ये जो 97th अमेंडमेंट के प्रावधान है ये सिर्फ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे अप्लाई होंगे। दे विल नॉट अप्लाई एज फार एज स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर कंसर्न। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह में कहा। खैर, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात हो रही है। आप इस स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, मैं बिल्कुल साइड में खड़ा हूं ताकि आपको क्वेश्चन भी दिख जाए। स्क्रीन को पॉज कर दीजिए और मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट इवन व्हेन द एक्ट अकर्ड आउटसाइड द हाउस। अगर कंटेम्प्ट की पनिशमेंट की बात होती है तो क्या ऐसा कोई एक्ट जो सदन के प्रेमाइसिस से बाहर हुआ है उसके लिए भी पनिशमेंट दी जा सकती है? यस, बिल्कुल दी जा सकती है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को रिव्यू किया जा सकता है? यस। ऐसे रैंडम चीज को मैं प्रिविलेज बना के अगर बोल दूं कि ये प्रिविलेज है ना, मान लीजिए कि मैं ये कह दूं, कल को हाउस ये कह दे कि जब भी आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सड़क पे दिखे आपने उसे नमस्ते कहना है, अगर आपने नमस्ते नहीं कहा तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होगा। ऑफ कोर्स दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रिविलेज। इसलिए अगर वो मालाफाइड है, परवर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, ऐसा कोई प्रिविलेज हो ही नहीं सकता है। तीसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट ग्रांट्स एब्सोल्यूट इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लॉ फॉर स्पीचेस। द आंसर इज नो। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी कभी भी नहीं मिलती है और एब्सोल्यूट इम्यूनिटी अगर मिलती है आपको इन एनी केस वो सिविल लॉ में मिलती है। ठीक है, सिविल लॉ में मिलती है, क्रिमिनल लॉ में आपको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं मिलती है। और तो और अगर आप ब्राइब लेके कोई स्पीच देते हो, मान लो आपने ब्राइब ली, रिश्वत ली और रिश्वत लेने के बाद कोई स्पीच दी, क्या आप इसमें एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मांग सकते हो? नहीं, आपको ब्राइब लेने की वजह से रोका जा सकता है। तो ये एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है, ये रिलेटिव इम्यूनिटी है। खैर, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर जो ये टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज के थोड़े थोड़े टेढ़े सवाल भी इंक्लूडेड है और अदरवाइज क्लासेस, नोट्स, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस प्रीलिम्स वंस
कोर्स अलोंग विद सीसैट। तो 2026 के लिए तैयारी अगर अपने तेजी से अपने एग्जीक्यूट करनी है, सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। अच्छा, तीसरे सवाल को ध्यान से पढ़ना, समझना। लैंग्वेजेस के बारे में बात बहुत करते हैं, लेकिन हमें कितना पता है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया? बताइए। स्क्रीन पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, बताइए जल्दी। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन बियॉन्ड द इनिशियल पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। क्या ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट के अंदर हमने ये लिखा कि 15 साल के बाद भी आप अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हो? यस। कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज रिव्यूज द प्रोग्रेस ऑफ हिंदी एंड सबमिट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट? यस। इनफैक्ट ये कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज एक स्टैट्यूटरी कमिटी है जो इस ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट के अंदर क्रिएट की गई थी 1963 में, 1963 में। द यूज ऑफ देवनागरी न्यूमरल्स इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी। तो यूनियन के पर्पसेस में क्या देवनागरी न्यूमरल्स मैंडेटरी है? नहीं, आप अरेबिक न्यूमरल्स इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरनेशनल न्यूमरल्स इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए तीसरी स्टेटमेंट हो गई गलत। चलो भाई, आ जाओ मैदान में। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 4 लेवल पे डीपीएसपी याद करने होते हैं। मैं सबको बताता रहता हूं, आपको भी बता देता हूं। 4 लेवल पे डीपीएसपी याद करने। पहला, सेंटेंस देखा तो पता चला कि ये डीपीएसपी है, तो भेस बदल के अगर कुछ आ जाए तो आपको पता चलना चाहिए दिस सेंटेंस इज डीपीएसपी। दूसरा, सेंटेंस देख के आर्टिकल पता लग जाए कि ये आर्टिकल, अच्छा ये आर्टिकल 38 ए की बात हो रही है, 39 ए की बात हो रही है, कैपिटल ए या स्मॉल ए। ठीक है। तो तीसरा लेवल, प्रो लेवल। ठीक है, प्रो लेवल में क्या होगा? आप ये बता पाओगे कि मैंने आर्टिकल लिख दिया, इस आर्टिकल में क्या लिखा है, मैंने 48 ए लिख दिया, आप बता पाओगे क्या लिखा है। दैट इज प्रो लेवल। प्रो मैक्स है ना, सिग्मा मेल, जो भी लेवल क्या है, हाईएस्ट है ना, ऑरा पॉइंट्स इंफिनिटी कब हो जाएंगे आपके? जब आपको यह भी पता हो जो इस क्वेश्चन में पूछे। ठीक है, जो इस क्वेश्चन में पूछे कि कौन से अमेंडमेंट से कौन सा डीपीएसपी आया था, दैट इज सिग्मा लेवल। तो अब इतनी कहानी समझाने के बाद आप ये समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये तीनों ही आए। क्या तीनों सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आए हैं? अब मेरा अगला सवाल है, तो सिग्मा प्रो मैक्स बनने के लिए बताओ, है ना। 40 सेकेंड, यस। ये तीनों चीजें, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, 39 कैपिटल ए। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, 48 कैपिटल ए। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, 43 कैपिटल ए। all have been added by the 42nd Constitutional Amendment Act. आखिरी सवाल, स्क्रीन पॉज करो, आंसर दे दो इसका। तो ठंडे दिमाग से सोचना, इसका आंसर देना। ठंडा दिमाग तो आजकल नॉर्थ इंडिया में है ही। What is the answer? Consider the following statements regarding the rules for contesting and holding multiple seats in the Indian Parliament and state legislature. मतलब जब डबल मेंबरशिप हो जाए किसी वजह से, तो उनमें इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट, ये देखते हो ना आप लोग क्वेश्चन में कि आप अज्यूम कर रहे हो मैं करेक्ट ही पूछ रहा हूं, ये देखते हो ना। प्लीज मार्क्स बताते रहना अपने, कितने आए सर, 10 में से कितने आए मेरे मार्क्स, कमेंट सेक्शन में बताते रहना भाई, पता तो चले पढ़ाने का फायदा हो भी रहा है यूट्यूब पे या नहीं हो रहा है, so that we come to know it is benefiting you guys. If a person is elected to both the houses of parliament, he must intimate within 10 days in which house he desires to serve. In default of such intimation, his seat in Lok Sabha becomes vacant. अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक साथ आप इलेक्ट हो जाते हो भगवान की दया से, ये इस सवाल का मतलब है, तो अगर आप 10 दिन के अंदर नहीं बताते हो तो क्या लोकसभा वाली सीट आपकी वेकेट होगी? नहीं, राज्यसभा वाली सीट वेकेट होगी।
दूसरा, अगर कोई व्यक्ति 2 सीट से एक ही हाउस में इलेक्ट हुआ है, ये सिर्फ लोकसभा में हो सकता है या विधानसभा में हो सकता है, he should exercise his option for one, otherwise both seats become vacant. अगर राहुल गांधी वायनाड से इलेक्ट होते हैं और अमेठी से इलेक्ट नहीं, अमेठी रायबरेली से इलेक्ट होते हैं, तो क्या दोनों में से एक को सिलेक्ट नहीं करते तो दोनों सीट चली जाती? यस, दैट वुड हैव हैपेंड. सो द करेक्ट आंसर इज बी, टू ओनली. कितने मार्क्स आए सच सच बता देना आप मेरे को, सच सच बता देना. ये चीज आर्टिकल 101 में लिखी है, ये लोकसभा राज्यसभा वाली, ठीक है. और ये 2 सीटों वाली, एक ही हाउस में 2 सीटों वाली, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखी है. सच सच बता देना कितने मार्क्स आए हैं. और प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के लिए अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, सब कुछ अलॉन्ग विद सीसैट एंड विद द टेस्ट, जैसे कि क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे. थैंक यू. नेक्स्ट मिक्स में मिलते हैं. मार्क्स बता देना नीचे.